हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग लॉज ऑफ मोशन के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बच्चों, लॉज ऑफ मोशन का हमारा न्यूमेरिकल ये है कि टू masses 8 किलोग्राम एंड 12 किलोग्राम आर कनेक्टेड एट द टू एंड्स ऑफ अ लाइट inextensible string that goes over a frictionless body. Find the acceleration of the masses and the tension in the string when the masses are released. तो बच्चों देखिए, यहाँ पे हमको दिया है कि एक वेटलेस कोई पुली है, ठीक है, और ये फ्रिक्शनलेस भी है। इस पर हमने दो मासेस m1 और m2 एक स्ट्रिंग की हेल्प से ऐसे कनेक्ट करके डाल दी। अब हमसे कह रहे हैं कि अगर हम इन मासेस को रिलीज कर देते हैं, ठीक है, एक मास m1 है और एक m2 है, और इनको क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। तो बच्चों हमको ये बताना है कि यहाँ पर इस स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी और इन मासेस का एक्सेलरेशन कितना होगा। जबकि उन्होंने कहा पहला मास 8 किलोग्राम का है और दूसरा मास 12 किलोग्राम का, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जब इस तरीके से छोड़ेंगे तो कौन सा मास नीचे जाएगा। भाई सीधी सी बात है, जब दो मास ऐसे करके छोड़ दोगे तो इनका वेट नीचे की तरफ दोनों का खींचेगा। इसका वेट कितना नीचे लगेगा, ये लगेगा बेटा m2g। इसका वेट नीचे कितना लगेगा, ये लगेगा m1g। अब किसका वेट ज्यादा है वही नीचे जाएगा। तो भाई किसका ज्यादा वेट है, m1 या m2? तो देख के पता चल रहा होगा कि m2 मास ज्यादा है, मतलब इस पे वेट ज्यादा लगेगा। ज्यादा लगेगा तो ज्यादा जो हैवी होगा, यानी कि यहाँ पे m2 इज ग्रेटर देन m1 दिया है, इसलिए m2 नीचे जाएगा और m1 नीचे जाएगा। चूंकि ये बच्चों आइडियल स्ट्रिंग ली जाती है, मतलब स्ट्रिंग जो होती है वो इनएक्सटेंसिबल होती है, उसमें कोई लेंथ में चेंज नहीं होना। इसका सीधा सा मतलब होता है कि जितने एक्सेलरेशन से ये नीचे जाएगा उतने ही एक्सेलरेशन से ये ऊपर जाएगा, ठीक है। हम मान लेते हैं कि ये बॉडी ए एक्सेलरेशन से नीचे जाती है, तो सिंपल सी बात है ये वाली बॉडी ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगी। बहुत बढ़िया बच्चों, इसमें टेंशन सोचो, इस मास का टेंशन यहाँ क्या लगेगा, टी मान लेते हैं। तो टी टेंशन हमको बताना है दोनों तरफ से कहाँ लगता है, अंदर की तरफ। स्प्रिंग जैसा काम होता है, जब स्प्रिंग को खींचते हो दोनों तरफ से वो अंदर आती ना, वैसे ही जब स्ट्रिंग को खींचते हैं तो वो भी दोनों तरफ से टेंशन अंदर लगाती है, ठीक है। सेम ऐसे ही टेंशन यहाँ लगेगा, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग पे टेंशन हर जगह क्या रहता है, सेम रहता है। इसका मतलब जो टेंशन यहाँ वही यहाँ वही यहाँ वही यहाँ वही यहाँ वही यहाँ, स्ट्रिंग पे टेंशन हर जगह सेम। अब बच्चों देखो, सबसे पहले हम टेंशन और एक्सेलरेशन की इक्वेशन बना लेंगे m1 और m2 मास के लिए, उसके बाद वैल्यू रख के सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस मोशन के लिए सोचते हैं, क्या लिखेंगे, फॉर मोशन ऑफ m2 मास। तो m2 मास के लिए क्या आएगी इक्वेशन, जरा बताओ मुझे। तो m2 मास को ध्यान से देखो, देखो बेटा, जब m2 को देखो ना तो बाकी सबको मत देखो, केवल इतना देखो, ये m2 मास है। तो इस पूरे डायग्राम को ना देख के आप केवल इसको जब देखेंगे तो आपको क्या लग रहा है कि इस मास पे दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक ऊपर की तरफ T और एक नीचे की तरफ m2g। बस इस मास पे केवल दो फोर्स काम कर रहे हैं, बाकी डायग्राम मत देखिए, केवल इसको देखिए, दो फोर्स काम कर रहे हैं, T और m2g लग रहे हैं। अब बच्चों ये जा कहाँ रहा है, ये ऑब्जेक्ट जा रहा है नीचे, क्यों, क्योंकि ये हैवी था, तो ये जा रहा है नीचे, नीचे जा रहा। अब सोचो किसी बॉडी पर दो फोर्स काम कर रहे हैं, इसको दो तरफ से खींचे तो किधर जाएगी, जिस हाथ का फोर्स ज्यादा होगा उधर जाएगी। अगर इधर का फोर्स ज्यादा कर दे तो इधर चली जाएगी, ये तो होगा। तो जब इस पे दो ही फोर्स काम कर रहे हैं, एक ऊपर T और नीचे m2g, और ये जा कहाँ रही, नीचे, इसका सीधा सा मतलब किधर वाला फोर्स ज्यादा है, जिधर जा रही है एक्सेलरेशन से, किधर जा रही, नीचे की तरफ। तो m2g ज्यादा होगा और T की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब इसका नेट फोर्स कैसे बनेगा, तो नेट फोर्स इसका बनेगा m2g माइनस T। भाई जब अपोजिट में दो फोर्स वर्क करते हैं तो उनका रिजल्टेंट को घटा कर आता है, इसलिए बचा m2g माइनस T। और नेट फोर्स किसके बराबर होता है, अगर m मास की बॉडी पर a एक्सेलरेशन हो रहा है तो उस पर फोर्स लगता है m। तो m2 मास की बॉडी है और a एक्सेलरेशन से नीचे जा रही, तो इस पे फोर्स कितना लगेगा, m2a। वेरी गुड, तो यानी कि बराबर में आ जाएगा m2a, नेट फोर्स इज इक्वल टू ma से, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब फिर यहां लिखेंगे फॉर मोशन ऑफ मास
m1। m1 मास के लिए हम बात करते हैं बच्चों। m1 के लिए सोचो, m1 पे वैसी सिचुएशन सोचो कि बाकी डायग्राम को मत देखो, केवल ये m1 वाले को देखो इसको। तो m1 पे बच्चों दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक T ऊपर और m1G नीचे, लेकिन ये जा कहाँ रहा है? ऊपर की तरफ। इसका मतलब फोर्स कौन सा बड़ा होगा? ऊपर वाला, अपवर्ड फोर्स बड़ा हो गया। तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? बड़े में छोटे घटाएंगे तो क्या लगेगा? T माइनस m1G। बहुत बढ़िया, तो ये लगेगा बेटा T माइनस m1G। और जो नेट फोर्स आता है किसके बराबर होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन के। तो यहाँ मास कितना है? m1, एक्सेलरेशन कितना है? a। तो इसका नेट फोर्स क्या आएगा? m1a, यानी कि इज इक्वल टू आएगा m1a। ये क्वेश्चन नंबर 2। दोनों को ऐड कर देंगे, यहां लिख देंगे ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। जैसे ही बच्चों ऐड करोगे, देखो ये t प्लस का है, ये t माइनस का है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल हो जाएंगे ना, ये प्लस t माइनस t जोड़ते ही खत्म हो जाएंगे। तो बचेगा क्या इधर? इधर बचेगा m2g माइनस m1g। उधर क्या बचेगा बच्चों? m2a प्लस m1a। बहुत बढ़िया, यहां से g का मान ले लो, तो m2 माइनस m1 इंटू जी बराबर m2 प्लस m1 इंटू a। वेरी गुड। देखिए जब ये आ गया तो यहां से a की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? तो a की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसको इधर डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा? सो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपान m1 प्लस m2 इंटू जी। क्या बचा बच्चों? इसे डिवाइड किया तो इधर क्या आया? m2 माइनस m1 g अपान m1 प्लस m2। देखो चाहे m2 प्लस m1 लिखो चाहे m1 प्लस m2, बात देखिए। तो दिस इज द एक्सेलरेशन। ये क्या आ गया बच्चों? ये उसका आ गया एक्सेलरेशन। किसका? जो मासेस हैं इनका एक्सेलरेशन आ गया। हमको टेंशन निकालना है, तो टेंशन के लिए क्या लिखेंगे? पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, पहले में रख दो। तो क्या बचेगा बच्चों? पहले वैल्यू पुट करो तो क्या आएगा? m2g माइनस t बराबर m2a। हमें t चाहिए एक तरफ कर लो, बाकी को एक तरफ। तो t बराबर क्या बनेगा बच्चों? इसको इधर लाओगे तो बचेगा m2g माइनस m2a। a की वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों, क्या बचेगा? m2g माइनस m2 और ब्रैकेट में m2 माइनस m1 g अपान m1 प्लस m2। ये किसकी वैल्यू पुट कर दी? a की वैल्यू पुट कर दी। a की जगह ये वैल्यू आई ना, यहाँ पे रख दिया। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों? एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे, इधर मल्टीप्लाई होगा तो t की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी बच्चों? t इज इक्वल टू, ये m1 से पहले मल्टीप्लाई हुआ तो m1 m2 g, फिर यहाँ m2 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आएगा? प्लस m2 स्क्वायर g। आप जैसे एलसीएम लेते हो नॉर्मल, वैसे एलसीएम ले रहा हूँ मैं। ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का बचेगा m2g, m2 स्क्वायर g। और ये यहाँ जब मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस का m1 m2 g अपान में कितना आ जाएगा बच्चों? m1 प्लस m2। अब देखिए बच्चों क्या होगा? m2 स्क्वायर जी से m2 स्क्वायर जी को काट देंगे तो ऊपर क्या बचेगा? m1 m2 g प्लस m1 m2 g। ये क्या बन जाएगा? 2 m1 m2 g। सो द वैल्यू ऑफ टेंशन विल बी t इज इक्वल टू 2 m1 m2 g अपान m1 प्लस m2। ये टेंशन की वैल्यू आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास एक एक्सेलरेशन का फार्मूला आ गया m2 माइनस m1 g अपान m1 प्लस m2, और टेंशन की वैल्यू आ गई 2 m1 m2 g अपान m1 प्लस m2। अब बच्चों हम क्या करेंगे? m1 और m2 की वैल्यू पुट करके a और t की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। तो चलिए इधर थोड़ी जगह बची, इसमें सॉल्व कर लेते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे एक्सेलरेशन। ये कैसे निकलेगा बच्चों इस क्वेश्चन में? देखिए तो इस क्वेश्चन के लिए, इस एक्सेलरेशन के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे a इज इक्वल टू क्या है? देखो m2 माइनस m1, तो m2 की वैल्यू 12 और m1 की वैल्यू 8 पुट कर दीजिए तो क्या मिलेगा? 12 माइनस 8 अपान m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 यानी क्या मिलेगा? 8 प्लस 12 इंटू जी। जी की वैल्यू कितनी है बच्चों? इसको 9.8 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी
4 इंटू, यहाँ देखो 4 इंटू 9.8 अपान 20। तो a इज इक्वल टू बचेगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स जाएगा। अब इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा 1.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द masses विल बी 1.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इनका एक्सेलरेशन आ जाएगा। बच्चों टेंशन कैसे निकालेंगे? तो टेंशन इन स्ट्रिंग इसको हम कैसे निकाल सकते हैं बच्चों? तो T निकालना है बेटा। तो T का फार्मूला देखिए क्या है हमारे पास, 2m1m2g अपान m1 प्लस m2। यहाँ वैल्यू रख देंगे 2m1 की वैल्यू 8, m2 12, g की वैल्यू 9.8 अपान m1 प्लस m2। ठीक है, अपान में क्या आएगा m1 यानी कि 8 प्लस m2 की वैल्यू 12। तो t की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2 इंटू 96 इंटू 9.8 अपान 20। ठीक है, इससे इसको कट करेंगे तो कितना जाएगा, 10 टाइम्स जाएगा। तो t इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, ये मल्टीप्लाई करने पे आएगा 940.8 अपान 10, यह आ जाएगा 94.08 न्यूटन। तो यहाँ पे टेंशन कितना होगा, 94.08 न्यूटन। So the acceleration of the masses will be 1.96 meter per second square and tension in the string will be 94.08 न्यूटन। इस क्वेश्चन को फटाफट नोट कर लीजिए। इसके सॉल्यूशन, कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड टू अ बॉडी ऑफ मास 20 किलोग्राम मूविंग इनिशियली विद द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू स्टॉप? ओके, तो बच्चों देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि एक बॉडी है जिसका मास 20 किलोग्राम है और इस पर हम 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हैं। जब बच्चों 50 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे और वो भी उस बॉडी को रोकने के लिए, ठीक है, उसको स्टॉप करने के लिए, तो हमको ये बताना है कि अगर बॉडी की स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड हो तो कितने चलने के बाद वो बॉडी रुक जाएगी। तो देखिए बच्चों, चूंकि ये रिटार्डिंग फोर्स है तो ये एक रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेगा। सबसे पहला काम होगा, हम यहाँ पे रिटार्डेशन कैलकुलेट करेंगे। तो रिटार्डेशन ए बराबर कितना हो जाएगा, ये बच्चों हो जाएगा F अपान m। भाई एक्सेलरेशन इक्वल टू जैसे होता है फोर्स अपान मास, वैसे रिटार्डेशन इक्वल टू भी फोर्स अपान मास। तो बच्चों A की वैल्यू हो जाएगी F 50 और मास की वैल्यू 20। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ये 0 कैंसिल करेंगे, 5/2 को सॉल्व करेंगे तो बचेगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द बच्चों रिटार्डेशन। ये क्या है बच्चों, रिटार्डेशन, मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, अच्छा अब यहां पर लिखेंगे कि फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और टाइम की वैल्यू निकाल देंगे जितनी देर में वो बॉडी रेस्ट में आ जाएगी। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस AT। बट चूंकि रिटार्डेशन हो रहा है इसीलिए माइनस लग जाएगा, v इज इक्वल टू u माइनस AT। v फाइनल वेलोसिटी कितनी करनी है बच्चों, 0। अच्छा, u इनिशियल वेलोसिटी कितनी बच्चों, 15 माइनस a की वैल्यू देखिए कितनी है आपके पास, अभी अभी निकाली रिटार्डेशन की वैल्यू 2.5 इंटू टी टाइम, ये टाइम हमको निकालना है। तो ये माइनस का 2.5t है, इधर ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 2.5t इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 15 अपान 2.5। पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे और सॉल्व कर लेंगे इसको। तो t इज इक्वल टू आ जाएगा 6 सेकेंड। कितना आ जाएगा बच्चों, 6 सेकेंड। सो आफ्टर 6 सेकेंड द बॉडी विल बी स्टॉप्ड। तो 6 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। लॉज ऑफ मोशन का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि
The driver of a three-wheeler moving with a speed of 36 km/h sees a child standing in the middle of the road and bring his vehicle to the rest in 4 seconds, just in the time to save the child. What is the average retarding force on the vehicle? The mass of the three-wheeler is 400 kg and the mass of the driver is 65 kg. Find the distance in which the vehicle stopped. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहे हैं कि एक थ्री व्हीलर है और उसको एक ड्राइवर चला रहा है, ठीक है। थ्री व्हीलर का जो मास है वो 400 किलोग्राम है, जबकि जो ड्राइवर उसमें बैठा है उसका मास 65 किलोग्राम। अच्छा, कह रहे हैं बच्चों कि थ्री व्हीलर की जो स्पीड है वो 36 km/h थी, ठीक है। और उसने देखा कि सामने कोई बच्चा आ गया रोड पे, ठीक है। तो उसने क्या किया, ब्रेक लगा दी। जब ब्रेक लगाई तो कह रहे हैं कि वो थ्री व्हीलर केवल 4 सेकंड में जाके रुक गया, 4 सेकंड में रुक गया। तो हमको बताना है कि उस थ्री व्हीलर पे लगने वाला रिटार्डिंग फोर्स कितना होगा। रुकने से पहले थ्री व्हीलर कितनी डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, जब से ब्रेक लगाई गई तब से बात की जा रही है। ये दोनों चीजें हमको यहां पे फाइंड करनी। बच्चों देखिए, इसके लिए सबसे पहले हमको रिटार्डेशन निकालना पड़ेगा। रिटार्डेशन मतलब किस एक्सेलरेशन से, किस रेट से उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हुई। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमको इनिशियल वेलोसिटी पता है और फाइनल वेलोसिटी पता है। क्यों? क्योंकि फाइनल वेलोसिटी सबको पता है, भाई रुक गया थ्री व्हीलर, इसका मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। टाइम कितना लगा, 4 सेकंड। तो हमको दिख रहा है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम यहां चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, v = u + at, वहां से हम a यानी कि रिटार्डेशन निकाल सकते हैं। अच्छा, तो बच्चों इसको हम करेंगे क्या, देखिए हम यहां पे लगाएंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आएगा बच्चों, v = u + at होता है। लेकिन आपको पता है ना, फॉर रिटार्डेशन u - at होता है। ये इक्वेशन कब लगती है, फॉर रिटार्डिंग मोशन होती है। तो रिटार्डेशन के समय लगता है v = u - at। बच्चों u जो हमको दिया है वो km/h में दिया, तो इसको पहला हमारा काम होगा मीटर/सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे, आपको पता है km/h को जब मीटर/सेकंड में करना होता है तो क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाता है मीटर/सेकंड, ठीक है। अब यहाँ 18 से डिवाइड करोगे 2 टाइम, तो ये हो जाएगा 2 आएगा। तो अब ये क्या होगा बच्चों, यहाँ से क्या आएगा, 10 मीटर/सेकंड। यू की ये वैल्यू यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि हमको पता है सारी कैलकुलेशन हम लोग MKSA मीटर किलोग्राम सेकंड एम्पियर में ही करते हैं। अच्छा, तो ये वैल्यू यहाँ रख देंगे बच्चों। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 10 माइनस a, यही तो निकालना है, रिटार्डेशन कितना है, t हो गया 4 सेकंड। तो बच्चों यहां से देखेंगे तो 4a = कितना आएगा, 10। 4a कितना आया, 10। इसका मतलब ये हुआ कि a = क्या आ जाएगा, 10/4, यानी कि a की वैल्यू हो गई 2.5 मीटर/सेकंड²। दिस इज द रिटार्डेशन। ये बच्चों क्या आया है, ये रिटार्डेशन आ गया। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। यहां पर लिख देंगे सो रिटार्डिंग फोर्स, तो रिटार्डिंग फोर्स बराबर क्या होगा, ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। बट बच्चों मास कितना होगा, देखो तो मास ऑफ थ्री व्हीलर प्लस मास ऑफ ड्राइवर। क्यों, ड्राइवर भी तो उसमें होगा, ऐसा तो नहीं ड्राइवर कूद गया तब उसने ब्रेक लगाई हो, नहीं, साथ में है। इसका मतलब दोनों मास को ऐड करेंगे, नेट मास लेंगे, यानी कि यहां पे बात आएगी मास ऑफ थ्री व्हीलर प्लस मास ऑफ ड्राइवर इंटू a, यानी कि एक्सेलरेशन। इसको सॉल्व करेंगे, mt मतलब 400 मास ऑफ थ्री व्हीलर प्लस मास ऑफ ड्राइवर 65 इंटू a की वैल्यू 2.5, तो f हो जाएगा 465 इंटू 2.5। इसको जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमारे पास आएगा 1162.5 न्यूटन। कितना बचेगा, तो ये आएगा बच्चों
1162.5 न्यूटन, ये हमारा फोर्स आ गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब हमसे पूछा गया कि वो 3 व्हीलर ब्रेक लगाने के बाद कितनी डिस्टेंस चल के रुक गया होगा, वो डिस्टेंस हमको पता करनी है। तो डिस्टेंस के लिए बच्चों क्या करेंगे, देखो इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है, फाइनल वेलोसिटी आपको पता है और रिटार्डेशन पता है। तो आप चाहो तो थर्ड इक्वेशन आप मोशन से भी सॉल्व कर सकते हो, टाइम पता है, आप चाहो तो सेकंड इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे चाहो वो डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो हम थर्ड इक्वेशन कर लेते हैं। फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आएगा बच्चों, हमें s चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as रिटार्डेशन के लिए इक्वेशन लगती है। v फाइनल वेलोसिटी 0, u स्क्वायर, u कितना है बच्चों 10 का स्क्वायर मतलब 100, 10 का स्क्वायर मतलब 100 माइनस 2a, a की वैल्यू 2.5 इंटू s, s हमको फाइंड करना है। अब देखिए s कैसे निकलेगा यहां से, तो यहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा 5s, तो 5s इक्वल टू कितना हो जाएगा 100, क्यों, क्योंकि ये 5s उस तरफ है, उसको इधर उठा के लाओगे तो क्या आएगा, इधर माइनस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का। इट मीन्स ये आ जाएगा हमारे पास 5s इज इक्वल टू 100, तो s इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 100/5 मीन्स s इज इक्वल टू आ जाएगा 20 मीटर। सो 3 व्हीलर विल बी स्टॉप इन 20 मीटर। ठीक है, इसका मतलब जो 3 व्हीलर है वो 20 मीटर में स्टॉप हो गया होगा जब उसमें ब्रेक लगा के 4 सेकंड में उसको रोका गया होगा, और इस ड्यूरेशन में जो रिटार्डिंग फोर्स लगा होगा उसकी वैल्यू होगी 1162.5 न्यूटन। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, लॉज ऑफ मोशन का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि A man of mass 70 kg stands on a weighing scale in a lift, which is moving A. upward with a uniform speed of 10 meter per second, B. downward with a uniform acceleration of 5 meter per second square, C. upward with a uniform acceleration of 5 meter per second square. What would be the reading on the scale in each case? D. What would be the reading if the lift mechanism failed and it held down freely under gravity? तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमको दिया है कि एक मैन है जो कि लिफ्ट के अंदर किसी वेट करने वाली मशीन के ऊपर खड़ा है, और हमसे कह रहे हैं कि वो लिफ्ट जो है वो कभी ऊपर चल रही है, कभी नीचे जा रही है, कभी ऊपर एक एक्सेलरेशन जा रही, कभी कांस्टेंट वेलोसिटी जा रही। तो इन सब सिचुएशन में वो जो मशीन है वो वेट कितना रीड करेगी, ये हमको बच्चों बताना है। अच्छा, तो बच्चों देखिए, सबसे पहले हम फर्स्ट केस की बात करते हैं। ठीक है, कि पर्सन ये बैठा हुआ है, यहां से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। अच्छा, ये मान लीजिए लिफ्ट है और ये इसके अंदर वेट करने वाली मशीन है, इस पर ये पर्सन खड़ा है और ये लिफ्ट v वेलोसिटी से ऊपर जा रही है। तो हमको बताना है इसका वेट कितना होगा। बच्चों, आपको पता होना चाहिए जब आप किसी वेट करने वाली मशीन पे खड़े होते हैं तो आपका वो वेट कैसे मेजर करती है। वो मशीन आपका वेट मेजर करती है ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जितना होता है वो उतना ही वेट आपका मेजर कर देती है। अगर फ्लैट सरफेस पे मशीन रखी है, उस पर आप खड़े हैं, तो आपका जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है वही वेट वो लिफ्ट वो मशीन जो होती है वो मेजर करती है। ध्यान रखिएगा। अच्छा, तो हमको हर केस में बच्चों नॉर्मल रिएक्शन फाइंड कर लेना है, बस उतना ही वेट वो मेजर करेगी। तो देखिए, जब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, इस समय पर्सन पर अगर वो मशीन पे खड़ा है तो उस पर एक वेट लग रहा होगा, mg लग रहा होगा नीचे की तरफ, अगर इसका मास m दिया है। नॉर्मल रिएक्शन इस पे जो लग रहा होगा बच्चों को कहां लग रहा होगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, ये ऊपर की तरफ बॉडी जा रही है, लेकिन इसका एक्सेलरेशन क्या है 0। क्यों? क्योंकि जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है बच्चों 0।
अब देखिए इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा, नेट फोर्स लगेगा n माइनस एम जी, भाई n ऊपर एम जी नीचे, बॉडी ऊपर जा रही तो n माइनस एम जी, ठीक है। क्योंकि हम ये मान के चलते हैं अगर दो फोर्स काम कर रहे हैं तो जिधर बॉडी जा रही उधर का ही फोर्स बड़ा हो सकता है, ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है। तो n माइनस एम जी, और ये बराबर किसके हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन के, नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए, तो मास m और इंटू एक्सेलरेशन 0, मतलब n माइनस एम जी इज इक्वल टू 0 या n इज इक्वल टू एम जी। यही तो उसकी रीडिंग होगी, ये उसकी क्या होगी, रीडिंग होगी इस सिचुएशन में। तो रीडिंग उसकी कितनी हो जाएगी, एम जी, यानी कि 70 इंटू 9.8, ठीक है। तो वो रीडिंग कितनी देगा, तो रीडिंग के लिए बच्चों वो तो वेट जो पड़ता है, जिसे हम लोग बोलते हैं ना, तो किलोग्राम वेट में पढ़ते हैं। तो जब किलोग्राम वेट में किसी वेट को कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं, उसमें जी से डिवाइड कर देते हैं। जैसे ये तो निकलेगा बच्चों न्यूटन में, तो जब न्यूटन को किलोग्राम वेट में कन्वर्ट करना होता है तो क्या करते हैं, स्मॉल जी से डिवाइड करते हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा 70 इंटू 9.8 अपान जी, यानी कि 70 इंटू 9.8 अपान 9.8, यानी कि आ जाएगा बच्चों हमारे पास 70 किलोग्राम। सो द रीडिंग इन दिस सिचुएशन विल बी 70 किलोग्राम फोर्स या 70 किलोग्राम वेट। तो इस समय वो पर्सन का वेट 70 किलोग्राम वेट ही मेजर करेगी। अगर वो 70 किलो का है तो 70 किलोग्राम वेट मेजर, मतलब रियल वेट मेजर करेगी। तो इस सिचुएशन में जब लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से बढ़ रही होगी उस समय वो लिफ्ट के अंदर जो मशीन लगी है वो उसका रियल वेट मेजर करेगी, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस में हमसे क्या कह रहे हैं कि अगर लिफ्ट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से नीचे आ रही हो। फिर से सोचो बच्चों, ये लिफ्ट है, ठीक है, ये लिफ्ट है, अच्छी बात है। और इस लिफ्ट में बच्चों ये कोई वेट करने वाली मशीन रखी है, ये उस पर पर्सन खड़ा है और लिफ्ट बच्चों आ रही है नीचे की तरफ। इसका एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। अब आपको पता है लिफ्ट में इस समय दो फोर्स काम करेंगे इस पर्सन पे, एक तो mg नीचे लगेगा और एक जो नॉर्मल रिएक्शन उस लिफ्ट में रखी मशीन से लगेगा उस पर्सन पे, वो कहाँ लगेगा, ऊपर। और ये नॉर्मल रिएक्शन ही उसकी रीडिंग को बताएगा। तो इस सिचुएशन में सोचो बच्चों, लिफ्ट नीचे आ रही है, किसी बॉडी पे दो फोर्स काम कर रहे हैं और बॉडी इस तरफ जा रही है। इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला फोर्स क्या होगा, बड़ा होगा, तभी तो इधर जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लिफ्ट नीचे जा रही है तो नीचे की साइड वाला फोर्स बड़ा होना चाहिए इस सिचुएशन में, यानी कि नेट फोर्स इस पे आएगा mg माइनस n, और ये किसके बराबर हो जाएगा। तो अगर कोई m मास की बॉडी a एक्सेलरेशन से चल रही हो तो उस पर फोर्स कितना लगता है, ma। तो ये m मास का पर्सन है और a एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, तो इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा, m इंटू a, यानी कि इस पे जो नेट फोर्स होगा वो क्या लगेगा बच्चों, ma। अच्छा, तो इस सिचुएशन में n की वैल्यू कितनी आएगी, देखो n को इधर ले जाओ, ma को इधर ले जाओ, तो n इक्वल टू हो जाएगा mg माइनस ma, ठीक है, या n इक्वल टू हो जाएगा mg माइनस a। ये नॉर्मल रिएक्शन होगा। इसका मतलब उसकी रीडिंग कितनी होगी, ये फोर्स तो बच्चों न्यूटन में आएगा अगर सारी वैल्यू रख दें, तो हो जाएगा mg माइनस a अपान g। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा किलोग्राम वेट, ठीक है। और यहां तक ये किस में आ रहा था, ये न्यूटन में आ रहा था। ये जो नॉर्मल रिएक्शन था ये किस में आता, न्यूटन में। अगर जी की वैल्यू 9.8 और ए की वैल्यू 5 रख देते तो ये न्यूटन में आता, तो हम उसको किलोग्राम वेट में फाइंड कर लेते हैं। m कितना दिया है बच्चों, 70, g कितना दिया है, g स्मॉल g 9.8, अच्छा, माइनस a की वैल्यू कितनी है 5 अपान स्मॉल जी की वैल्यू कितनी है ये 9.8। तो ये कितना आएगा बच्चों, 70 इंटू 4.8 अपान 9.8। अप्रॉक्स इसको अगर डिवाइड करोगे तो अप्रॉक्स से 2 टाइम जाएगा, वैसे तो 2.01 समथिंग जाएगा, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे
तो ये अप्रॉक्स आएगा बच्चों 35 किलोग्राम वेट। इसका मतलब इस सिचुएशन में वो लिफ्ट जो है उसके अंदर जो मशीन लगी है वो उस पर्सन का वेट कितना रीड करेगी, अप्रॉक्स 35 किलोग्राम वेट। ठीक है, होना कितना चाहिए था 70, लेकिन चूंकि लिफ्ट नीचे आ रही है एक्सेलरेशन से, इसलिए उसका वेट अब कितना मेजर किया जाएगा लिफ्ट के अंदर, वो मेजर करेगी मशीन 35 किलोग्राम वेट। अच्छा, अब देखिए बच्चों हम यहाँ पे थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं। ठीक है, थर्ड कंडीशन की बात करते हैं। थर्ड कंडीशन बच्चों क्या हो रहा कि ये लिफ्ट है। अच्छा, ये इसके अंदर एक मशीन रखी हुई है, इस पे एक आदमी खड़ा है, ये तो पूरा सिस्टम है। और बच्चों ये लिफ्ट ऊपर जा रही है, इसका एक्सेलरेशन दे दिया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस एक्सेलरेशन से वो ऊपर जा रही है। तो इस सिचुएशन में हमको बताना है कि उसका वेट कितना रीड करेगी। अच्छा, तो बेटा देखिए इस समय उस पर जो वेट लगेगा mg वो कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ। नॉर्मल रिएक्शन बॉडी पर्सन पे कितना लगेगा, ऊपर की तरफ। तो नेट फोर्स यहाँ पे क्या बनेगा, m इंटू ए। लेकिन नेट फोर्स निकालेंगे कैसे, फिर वही बात, जब बॉडी पर दो ही फोर्स काम कर रहे हो, केवल इस आदमी को अगर देखो तो एक फोर्स नीचे एक फोर्स ऊपर, और लिफ्ट जा रही है ऊपर, इसका मतलब ऊपर वाला फोर्स क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, अपोजिट डायरेक्शन के फोर्स है तो उनको घटा के निकालना है, तो बड़े में छोटे को घटाएंगे। ठीक है, तो ग्रेटर कौन होना चाहिए, n, क्योंकि ऊपर जा रही बॉडी, तो n माइनस mg। तो नेट फोर्स कितना होगा बच्चों, n माइनस mg, और ये किसके बराबर होना चाहिए, ma के, मास इंटू एक्सेलरेशन के। अच्छा, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, mg प्लस ma। यानी कि अगर मैं m को कॉमन ले लूं तो क्या मिलेगा मुझे, g प्लस a। ये नेट फोर्स लगेगा, ये बच्चों न्यूटन में लगेगा, किस में लगेगा, न्यूटन में लगेगा। हमको तो यहां पर किलोग्राम वेट में आंसर चाहिए, तो किलोग्राम वेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, जब न्यूटन को किलोग्राम वेट में कन्वर्ट करना होता है तो स्मॉल g से डिवाइड कर देते हैं। यानी कि यहाँ पे हम बात करेंगे तो रीडिंग इसकी जो मिलेगी हमको विंग मशीन की, वो क्या मिलेगा, n/g, ये बन जाएगा किलोग्राम वेट। n की वैल्यू mg प्लस a/g। ठीक है, अच्छा, किलोग्राम वेट वैल्यू पुट कर दो बेटा, m की वैल्यू 70, g की वैल्यू 9.8 प्लस 5/9.8। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आएगा 70 इंटू 14.8/9.8। ठीक है, अब वही बात है कि अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू अप्रॉक्स आती है 105 किलोग्राम वेट। इसका मतलब इस सिचुएशन में जो उसकी रीडिंग आएगी वो आएगी 105 किलोग्राम वेट। सोचो पर्सन कितना है 70 किलोग्राम का, उसमें रीडिंग कितनी आ जाएगी 105 किलोग्राम वेट है। उसको लगेगा मैं कितना हैवी हो गया, कितना मोटा हो गया, जबकि रियलिटी में वो क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि लिफ्ट मोशन कर रही, इस वजह से उस वेट में ऐसा रहा। अच्छा बच्चों, अगर मैं फोर्थ केस की अब बात करता हूं कि अगर लिफ्ट की रस्सी मैकेनिज्म फेल हो जाती, लिफ्ट की मैकेनिज्म फेल हो गई और वो फ्री फॉल होने लगा। जब मैकेनिज्म फेल हो जाएगी तो लिफ्ट क्या होगी, फ्री फॉल होगी। उस समय उसका वेट निकालना है। अंदर जो आदमी खड़ा हो तो सोच रहा होगा मेरे तो प्राण जा रहे हैं, इनको वेट निकालने के पड़े, लेकिन फिर भी अब वेट निकाल देते हैं, क्वेश्चन है जो। अब देखो बच्चों, ये लिफ्ट है, अच्छा ठीक है, और इस लिफ्ट की मैकेनिज्म फेल हो गई। जब मैकेनिज्म फेल हो जाएगी तो वो नीचे की तरफ गिरेगी, नीचे की तरफ गिरेगी। कितना एक्सेलरेशन होगा उसमें, जी के बराबर होगा, फ्री फॉल होने लगेगा। अब सोचो इसके अंदर जो आदमी था वेट करने वाली मशीन पे, इस पे अभी भी दो फोर्स लगेंगे, एक mg और एक लगेगा बच्चों n। एक mg लगेगा और एक क्या लगेगा n, और जो n की वैल्यू होगी वही उसकी रीडिंग होगी। तो नेट फोर्स इस पे कैसे निकालो, वही बात है, नीचे जा रही है तो नीचे वाला फोर्स ज्यादा मान कर लेते हैं, तो mg माइनस n। तो नेट फोर्स क्या होगा, mg माइनस n बराबर, नेट फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो m और इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ पे, स्मॉल g। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, स्मॉल g। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे देखो, mg माइनस mg, मतलब n हो जाएगा 0।
So there is no any weight of the person in the situation when mechanism of the lift will be failed. जब मैकेनिज्म फेल हो जाती है तो उस समय उस पर्सन का कोई वेट मेजर नहीं होगा, वो फ्री फॉल करेगा। ठीक है, तो उसका कोई वेट मेजर नहीं होगा। इस क्वेश्चन को फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो बच्चों लॉज ऑफ मोशन का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अ कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 3 किलोग्राम changes its speed from 2 meter per second to 3.5 meter per second in 25 seconds. The direction of motion of the body remains unchanged. What is the magnitude and direction of the force? Okay. तो बच्चों देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि एक बॉडी है जिसका मास 3 किलोग्राम है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 25 सेकेंड तक कोई फोर्स F लगाया गया इस बॉडी पे जिससे कि इसकी वेलोसिटी 3.5 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो कह रहे हैं अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं होती, ठीक है, तो हमको बताना है फोर्स कितना है। तो देखो बच्चों, अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई और वेलोसिटी इंक्रीज कर गई, इसका सीधा सा मतलब ये होगा कि इस बॉडी पे जो भी फोर्स लगेगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन लगेगा। किधर लगेगा बच्चों? इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ये पहली बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, किस पे जो फोर्स लगा होगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन लगा होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा ना वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। अगर फोर्स किसी और डायरेक्शन में लगता तो वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती कुछ ना कुछ। ठीक है, तो इसका मतलब एक आंसर तो हमारे पास आ गया कि फोर्स विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। यहां लिख देते हैं कि फोर्स विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, अब बच्चों हमसे पूछा जा रहा है कि वो फोर्स है कितना। तो देखिए आपको जो इंफॉर्मेशन दी गई है कि इनिशियल वेलोसिटी इतनी थी 2 थी, थोड़ी 25 सेकंड के बाद वो कितनी हो गई 3.5 हो गई। तो इन इंफॉर्मेशन का अगर यूज करें तो वहां से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो यहां पर लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा बच्चों? v इक्वल टू u प्लस AT। तो v फाइनल वेलोसिटी 3.5, u 2, अच्छा a की वैल्यू कितनी है बच्चों? a ही तो फाइंड करना है, बहुत बढ़िया, प्लस a इंटू t की वैल्यू कितनी है बच्चों? 25 सेकेंड। ठीक है, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? 3.5 माइनस 2, देखो इधर 2 है प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का, इज इक्वल टू 25a। तो बच्चों यहाँ पे जब 3.5 में 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा बच्चों? 1.5, यानी कि यहां से आ जाएगा 25a इज इक्वल टू 1.5। देखो इसमें सब्ट्रैक्ट हुआ 1.5 बचा, तो 25a इज इक्वल टू 1.5। तो a की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी बच्चों? 1.5 अपान 25। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे पॉइंट हटाओगे, यहाँ पे 0 बढ़ेगा, इसको इससे डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करो तो ये होगा 3 टाइम्स, और यहाँ पे डिवाइड करोगे तो आएगा 50 टाइम्स। तो ये आएगा बच्चों 3 अपान 50। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी विल बी 0.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ड्यूरिंग 25 सेकेंड, जब उसकी स्पीड बढ़ रही होगी। सो द वैल्यू ऑफ फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? F इज इक्वल टू ma। अच्छा m मतलब मास, मास कितना दिया बच्चों? 3, a 0.06। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 0.18 न्यूटन। सो द वैल्यू ऑफ फोर्स इज 0.18 न्यूटन ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द बॉडी। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।